नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर अजीत सिंह जी। अजीत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। वेल, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने बड़ी जब पीक पर मिलिटेंसी थी तब आपने कुपवाड़ा, अनंतनाग ऐसी जगहों पर काम किया है, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 में जब संवैधानिक बदलाव होता है, 370 में संशोधन होता है, 35A को रिपील कर दिया जाता है, ऐसा लग रहा था कि आतंकवाद पर चोट पहुंची है। और इसमें कोई दो राय नहीं, आतंकवाद की वाक़ये भी कम हुए, घटनाएं भी कम हुए। लेकिन चिंता का विषय यह है कि आतंकवादी या आतंकी संगठनों ने अपना एपिक सेंटर जो है अब पुंछ राजौरी को बना दिया है। ये एक चिंता का विषय, और लगातार आज भी आप देखेंगे कि राजौरी में इनकाउंटर चल रहा है। क्या लगता है कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से बदली है इन्होंने? देखिए सर, इसमें इंटरनली और एक्सटर्नली बारूनी ताकतें जो हैं जी, वो हमारे मुल्क की खुशहाली को देख के उनको नहीं बर्दाश्त होता है जी, लेकिन उन लोगों को वक्तन वक्तन कुछ ऐसे लोग हायर करके बलि का बकरा बना देते हैं। जी, वो पंजाबी कहते हैं ना कि चिड़ियां दी मौत ते गुआरां दा हासा। जी, ये जो सिर्फ बिलो पॉवर्टी लैंड और गरीब लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, मरने वाले मारने वाले ये गरीब लोग ही होते हैं। इन लोगों को बरगला कर इस काम में धकेला जाता है। जी, तो एक्चुअली जब गवर्नमेंट थोड़े देखती है कि भाई, ये लोग देखते हैं कि भाई अब ये अमन का प्रोसेस जो शुरू हो गया है, इसमें कुछ सक्सेसफुल पॉजिटिवली रिस्पांस आ रहा है, लिहाजा उन लोगों को ये टारगेट नहीं होता है। जी, तो वो ताकतें जो लगातार मौके की ताक में रहती हैं, तो उन लोगों का यही एक बिजनेस है कि लोगों की लाशों पे, जो गरीबों की लाशों पे वो अपनी रोटी सेकते हैं। जी, तो लिहाजा ये ऐसी कोई बात नहीं है। 89 से लेकर आज तक सो मैनी अप एंड डाउन, कितना अप डाउन आपने देखे हैं, और हमने भी फिज़िकली खुद इसमें हंडाया और इसमें गुजरे हैं। जी, लिहाजा हमने अनंतनाग, बारामूला, पहलगाम, जो REC है हजरतबल, जी, फिर डोन सेक्टर जो डोन टोन है, इसमें भी हमने ड्यूटी दी है। फिर उसके बाद जचरडारा, कुपवाड़ा जो लास्ट राजवाड़ा, वहाँ तक हमने ड्यूटी दी है। कोई ऐसी बात नहीं है। वो पीक पे उन दिनों में मिलिटेंसी थी, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। लिहाजा वो ये जो इन लोगों के इतने लंबे पुख्ता हाथ नहीं होते हैं। वो कहते हैं ना, लंबे हाथ कानून के। जी, जी, कानून के बहुत लंबे हाथ होते हैं। तो ये जो ऐसी नादानी बातें कर रहे हैं, ये अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और इंसानियत को और अपनी कौम, मुल्क को, ये सब को ये ताक पे रख रहे हैं। पुंछ राजौरी को एपिक सेंटर बनाने का कारण क्या हो सकता है? एक तो जो मुगल रोड है उसको खोला गया, उससे तो नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे ये जो माइनॉरिटी है, वहाँ पे उन लोगों को हरास किया जा रहा है। अब उन लोगों का ये एक ट्रेंड बना है कि मेरी आइडिया में, मैं ये वसूख से नहीं कह सकता, एज पर माई सजेशन। हाँ, यस, आपके अनुभव की बात मेरे हिसाब से जो माइनॉरिटी को खौफ हरास करके, जैसे कश्मीर से माइग्रेंट हुए, जी, इसी तरह इन लोगों को भी ये पुंछ राजौरी से भी निकालने की चालें चल रहे हैं। जी। अजय जी, एक कोशिश की गई थी, डोडा से भी प्लान की कोशिश की गई थी, लेकिन डोडा में जब वो BDC बनी और फिर वो वहाँ पे रुक गए थे। क्या ऐसे भी आपको लगता है कि यहाँ पर भी BDC स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है पुंछ और राजौरी में? देखिए कि यहाँ पे एवरीथिंग इज़ फेयर। जी, गवर्नमेंट के लंबे हाथ कानून के होते हैं। गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती। BDCP अगर वो एक्सपीरियंस यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहती है जी, तो इसमें गवर्नमेंट को कोई रोक नहीं सकता। गवर्नमेंट को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है मुल्क की सालमियत, एकता और अखंडता को मद्देनज़र रख के चलना है। उसको ये काम प्रायोरिटी बेस पे करना चाहिए मेरे अनुभव में। जी। अजय जी, एक वक्त ऐसा आया था डेलिबरेटली BDC को कमज़ोर किया गया। हाँ सर, कुछ सरकारों ने एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया और BDC को कमज़ोर किया।
सर आपको मालूम होगा कि यू नो वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ पावर ऐसी होती हैं, अलामतें, कोई ऐसे अनासर होते हैं, ब्लैक शीप्स, यस लाइक यू से ब्लैक शिप, यस तो वो लोग भी मतलब उनको भी ये डाइजेस्ट नहीं होता है जी। तो खैर अभी जो मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने अब बड़ी पुख्ताई से जो ऐसे मतलब काम में इन्वॉल्वमेंट हैं तो उनको टॉलरेट नहीं कर रहे जी। तो अगर इसी तरह कानून जो हमारी एजेंसीज़ हैं, CID, IB, RA जितनी भी हैं, अगर इनकी सही रिपोर्ट आएगी फिज़िकली तो अगर उस पर एक्शन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं जी। कि ये काबू में ना आए। आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों के वक्त में एक सिपाही जाता था थाने का, पूरा गांव एक रस्से के साथ बांध के लाता था। उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि भाई उसके आगे कोई बात कर सके जी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये रेल बन सकती है कि कहाँ से आया, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं अगर सिंसियरली उसको इन्वेस्टिगेट करें तो मैं मानता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। आपको पुलिसिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है और एक बार राज्यपाल जगमोहन जी ने SHOs की मीटिंग ली थी। कहते कि SHOs को बड़ी ज़्यादा जानकारी रहती है, क्या ये सच्चाई है? एक SHO के पास बड़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहती है उसके एरिया की। हाँ सर, ही नो ईच एंड एवरीथिंग। जी। SHO को अपनी यूरिडिरेक्शन में ये पता रहता है कि भाई उसके इलाके में क्या हो रहा है, कौन मतलब क्या काम कर रहा है। इवन के वो घरों तक उनके जो रोटी बनती है ना, फुलके वगैरह बनते हैं, वो भी उनको शाम को रिपोर्ट मिल जाती है कि भाई इतने रोटी वहाँ उसके घर में बनी है। अच्छा। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन या SHO साहब अपने जो एरिया का सही काम करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अजय जी, 500 से ज़्यादा संपत्तियों को अटैच किया गया, प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है जिनके ताल्लुकात आतंकवादियों के साथ थे। ये भी एक अच्छा कदम है ताकि लोग इस दिशा में ना जाए। सर ये तो एक क्या बोलते हैं लेबॉर्ट्री है, हमारी J&K स्टेट जस्ट एक लेबॉर्ट्री। यहाँ पे हर बार जो लेबॉर्ट्री की तरह टेस्ट होता है जी। तो अगर ये आगे आने वाले वक्त में बताएगा कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है जी, ये जो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो DGP रश्मि रंजन स्वैन का ही कल स्टेटमेंट आया था कि हमने अभी तक 500 ऐसे लोगों की प्रॉपर्टीज़ को सीज किया है, कुर्क किया है, जिनके आतंकवादियों के साथ ताल्लुकात थे या आतंकी गतिविधियों में जो मुलव्विस थे। सर वो अफसर जो अपना अपना एक्सपीरियंस करते हैं जी। तो ये जब उसका रिज़ल्ट आएगा क्या पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है जी, तो फिर उस पर हम एडवांस में इस बारे में कुछ कह नहीं सकते जी। लेकिन ये है कि 5 अगस्त तो इससे ये है कि बाकी लोगों को थोड़ा सा इसका डर और खौफ हो सकता है कि भाई अगर हम इस चीज़ में जाएंगे तो हमारे साथ भी ये होगा। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक अपने ऑफिसर हमारे स्वयं साहब भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं जी, तो इनका भी बहुत मतलब एक रिच एक्सपीरियंस है। तो ये जो बात इन्होंने किया जाए इनके एक्सपीरियंस में है तो उसकी अप्रिशिएट करते हैं हम भी। जी। जब 5 अगस्त 2019 के बाद से कहीं ना कहीं जो कैलेंडर अलगाववादियों का आता था वो भी ख़त्म हो गया है। स्कूल और बाज़ार लगातार चल रहे हैं, पत्थरबाजी कम हुई है और भी जो आतंकवादियों के बच्चे सरकारी नौकरियां करते थे उनको नौकरियों से भी निकाल दिया गया। ये स्टेप को आप जस्टिफाई करते हैं? ये अच्छे स्टेप हैं सर। वो बुल फैंड द लैम्प वाली बात है जी, कि वो भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था तो वो शेर ने बोला कि भाई तूने आज से 6 महीने पहले वो आपने कहानी पढ़ी होगी बुल फैंड द लैम्प। वो हिसाब है। अगर चलो मिलिटेंसी में कोई फादर इन्वॉल्व है उसकी पनिशमेंट उसके बच्चों को देना जो है मेरे हिसाब से इंसानी तौर पर जायज़ नहीं है जी। तो जो जहर खा वो कहते हैं ना कि चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो जो आगे नेक्स्ट चोर ना जन्मे जी।
तो अगर किसी को पनिशमेंट देनी है, जिसने इफेंस किया है, जुर्म किया है, उसी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए जी, ना कि दूसरे को, उसके बच्चों को या और अदर उसकी फैमिली को। ये भी एक ह्यूमन वायलेशन है। जी। तो मेरे आइडिया में ये चीज़ तो पत्थरबाजी रुकी है, बाजार खुल रहे, स्कूल बिल्कुल बिल्कुल 16 ने अप्रिशिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी एंड अप्रिशिएट दिस ऑर्डर जो एलजी साहब ने किया था। तो अब 19 से लेकर 23 तक 4 सालों में आप सब ने देखा है। अब सूरज चढ़ा है तो दुनिया देखती है जी तो यहाँ पे अब मैं कैसे बोल सकता हूँ कि अमावस की रात है जहाँ अंधेरा है। जी। तो लिहाजा ये जो काम जो बोलता है, जो एक्शन का रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन उसका हुआ तो वो बहुत पॉजिटिव था। उसमें पत्थरबाजी भी रुक गई, तो जो कैलेंडर था वो भी बंद हो गया। जी। तो अभी ये अप डाउन चलता रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फॉर द सम टाइम इनका बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। जी। तो हमने जो पिछला एक्सपीरियंस देखा है तो उसमें ये वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है। जी। हाँ, ये वक्तन वक्तन जो टेररिस्ट आउटफिट से अपनी स्ट्रेटेजी बदलती रहती हैं। पहले ग्रेनेड अटैक हुए, फिर AK-47 आई, फिर फिदाइन अटैक हुए, फिर सिलेक्टिव किलिंग हुई, अब हाइब्रिड टेररिज्म आ गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये अपनी स्ट्रेटेजी बदलते हैं और हमसे ज़्यादा आगे चल कर के स्ट्रेटेजी बदलते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिशियनों का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। जी। ठीक है नहीं, वो जैसे किसी ने कुत्ते को शबा की तो उसने जाके गधे को पकड़ लिया, गधे ने मारी लात तो उसके दांत टूट गए। जी। वो शबा करने वाले का कुछ नहीं जाता है। ठीक है नहीं जी। तो लिहाजा ये वही मतलब एक तौर तरीका चल रहा है। अगर पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे मतलब ईमानदारी से ये लोग करेंगे तो मेरे ख्याल में ये सब खत्म हो जाएगा। और ख़ास करके जो लोग अपने कुर्सियों से बाहर हैं या कुर्सियों पे उनकी हवस है या भूख है, तो वो लोग भी मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें उनके डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, इनडायरेक्टली मतलब उन लोगों का भी इसमें थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए उनके भी मतलब आइडिया हो सकता है। जिस तरह के पुंछ और राजौरी में गतिविधियां बढ़ी हैं इस वक्त, जो जितनी भी एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको कैसे इनको हैंडल करना चाहिए? आपका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे पता है। सर, जो एजेंसीज हैं उनके पास मतलब बिट बाय बिट, डे टू डे पूरी रिपोर्ट होती है। अब ये लेटेस्ट जो है दौर जा रहा है, नो वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी। इस दौर में बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है। तो वो पुरानी हमारे वक्त की जब हमने रिपोर्ट देनी होती थी, दफ्तर में जाएंगे या फलानी जगह जाएंगे, उन वक्तों में ये मोबाइल वगैरह भी नहीं हुआ करते थे जी। तो वायरलेस मैसेज भी हम नहीं उसको कन्वे कर सकते थे कि कई दफ़ा वो मतलब उसका भी हो सकता था। लिहाजा आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इतने एडवांस दौर में अगर यहाँ पे भी कंट्रोल ना कर पाए तो ये हमारी एजेंसियों का भी थोड़ा सा नाकामी गिनी जाएगी। जी। तो इन लोगों को अगर सिंसियरली ये काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है जो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल नाम तो है ही नहीं डिक्शनरी में। जी। ठीक है नहीं, अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े टाइम की शॉर्ट रन है इनका। अजीत जी, आपने बीच में हिंट दिया कि सियासतदान, कुछ ऐसे सियासतदान वो भी इनकी हेल्प करते रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, आतंकवाद की। सर, जो देखता है ना जाल, तो वो मच्छी अपना फेंकने वाला मछेरा नहीं देख सकता। जो जाल देखता है वो सच है, वो मछेरा नहीं देख सकता। हाँ। लिहाजा हमने जो अपने ड्यूरिंग आवर सर्विस है तो अभी किसी को डिस्क्लोज करना जो मेरे जो ख़ास करके इखलाकी तौर पे वो भूली बिसरी बातों को याद करना ये जो ठीक नहीं रखता है। वहाँ पे मतलब हेड ऑफ द स्टेट लोग जो हैं उनकी सपोर्ट में होता, उनके घरों में लोग खाना खाते थे। अच्छा। और हमारे पास तो मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि भाई इनको कुछ बोलने की। हम भी, हमारे हाथ भी बांधे हुए होते थे।
तो लिहाजा ये वो घोड़े वाली चाल है, आगे उसको जाएगा तो काटेगा, चाक मारेगा, जी। पीछे जाएगा तो लात मारेगा। जी। तो ये एक ऐसी वो गुजर वाली गेम बनी हुई है। अब जो देखिए कि जो पुलिस है, पुलिस की ड्यूटी ये वो है 24 आवर ड्यूटी है। नाउ वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी, और इधर 24 घंटे ड्यूटी देनी है हमारे 24/7। हमारे को कोई इसकी रिलैक्सेशन नहीं है। अभी मैं रिटायर हुए मेरे को 12 साल हो गए जी। तो जनाब मन के जब भी मैं रात को कई दफ़ा ख्वाब में आता हूँ तो मुझे वो पुरानी यादें ख्वाब आ जाता है कि विसल बज गई है तो मेरी एब्सेंट पढ़ने वाली है या मैं लेट हो गया। जी। मतलब वही वो हमारे आप देखो साइकोलॉजिकली हम कितना मतलब डिप्रेशन में नाउ दिस टाइम नाउ आई एम रनिंग +70। जी। तो लिहाजा पुलिस वाले पे इतना मतलब है, मतलब इसको शोषण किया जाता है कि मतलब पूरी फोर्स ही इसमें इन्वॉल्व है, छुट्टी का किसी को नाम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के वक्त का बनी थी पुलिस, हाँ, उसके नियमों को बदलाव होना उसके हम आज़ाद मुल्क के जो हमारे पर इसका रूल है वो हमारे पे गुलामी का एहसास कराता है। जी। अभी ये हमारे इधर पुलिस कमीशन जो बने थे 98 में भी, एक 56 में भी बना था कि भाई ऑल इंडिया हमारा जो जिस तरह जस्ट लाइक वेस्टर्न पैटर्न पे हमारा पुलिस रूल बनेगा। लेकिन ये इन पॉलिटिशियनों ने 47 के बाद उनको अपने बेनिफिट के लिए पुलिस रूल वो ही रखा है गुलामों वाला। जी। आज़ाद तो हम हो गए लेकिन रूल पुलिस का गुलाम है। उसमें चाहे वो जितने भी एम्प्लॉयज़ सर्विस करते हैं, चाहे वो डीजी से लेकर नीचे सिपाही तक है, वो रूल वही है। हम ये चाहते हैं इस रूल को मैं इखलाकी तौर पे हम समाज कि हमारे साथ नफ़रत करता है कि भाई ये पुलिस वाले हमें हरास तंग करते हैं। वो वजह क्या है कि भाई हम डिप्रेशन में रहते हैं और जब भी कोई 24 आवर छुट्टी के वाले दिन छुट्टी नहीं, घर जाने को सीनियर अफसर से 50 दफ़ा एप्लीकेशन देंगे तो वो एक दफ़ा जाके बोलेगा नहीं जी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आज ड्यूटी ज़्यादा हो गई। तो फिर उसके बाद वो आदमी क्या सोचता है, वो एक दरवेश की तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त हमारा पुलिस रूल है जी। ये अवाम दोस्त बने। हम अवाम के खिदमतगार हैं, हम अवाम से पब्लिक के रेवेन्यू से हम तनख्वाह लेते हैं। तो ये हमारी फ़ौज जो होनी चाहिए जस्ट लाइक वेस्टर्न पैटर्न, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह उस तरह की हमारी पुलिस फोर्स को लोगों की नज़र में आना चाहिए कि पुलिस को दूर से देख के कोई हेल्प के लिए आए। तो जनाब मोहतरम आज ये हमारा इस फ़ौज का दस्तूर है हिंदुस्तानी का कि अगर क्लास 1 ऑफिसर है वो थाने में जाता है, वहाँ पे मुंशी सिपाही वो जाके ऐसे मायूस होकर बैठता है जैसे कोई यतीम होता है। क्लास 1 अफसर की ये हालत होती है थाने में। उसके साथ बिहेव जो है, क्योंकि वो लोग 24 आवर इसी तरह रहते हैं, घरों से दूर, उनको रिलैक्सेशन कोई नहीं है और उन लोगों के साथ भी शोषण होता है। तो ये जो इस सिस्टम को मैं मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा और आपके माध्यम से कि भाई ये पुलिस रूल को चेंज किया जाए और आज़ाद मुल्क का जो पुलिस रूल हमारा बनना चाहिए। तो जिससे आवाम दोस्त जो हमारा महकमा बने, जिससे हमें हमारे लोगों को राहत मिले और पब्लिक भी इनका साथ। अजय सिंह जी, ऐसा पॉसिबल है? हमें खाकी देख के डर लगता है। हमें लगता है कि हम थाने के अंदर जाएंगे तो गंदी गंदियाँ गालियाँ मुंशी बकरा होगा, कुछ ना कुछ दे रहा होगा। एक डर लगता है, ऐसा माहौल नहीं बन पाया है। सर ये दिस इज़ द फैक्ट। ये जो मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया है जी। 1861 में बना था पुलिस रूल जी। ये उस वक्त हम गुलाम थे। अंग्रेज़ों ने एक SHO को पावर दी थी कि भाई इस इलाके में कोई आवाज़ नहीं निकले, कोई मिलिटेंसी या कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। हाँ। ये रूल वही चल रहा है। अब उस रूल पे ये अवाम दोस्त कैसे बनेगा सर? तो मैंने पहले ही जनाब से एक्सप्लेन किया है कि हम अवाम दोस्त उस नज़र से बनेंगे अगर ये पॉलिटिशियन सिंसियरली इस रूल को चेंज करेंगे, आज़ाद मुल्क का रूल बनाएंगे, तो ये ताकि दूर से देखे कोई पुलिस वाले को मदद के लिए पहुंचे वहाँ पर। जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस रूल में चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। इस वक्त की ज़रूरत है। हम आज़ाद मुल्क के शहरी हैं, हमारे पे गुलाम रूल नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमारे पे आज़ाद रूल हो, पुलिस रूल। जी।
अगर आप खैर आप लोगों ने मेरे ख्याल है बाहर अब्राड में भी गए होंगे, वहाँ जी। पे भी आप लोगों ने पुलिस देखी है कि उस पुलिस का तौर तरीका और हमारा तौर तरीका क्या, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। जी। तो मैं ये जनाब के माध्यम से और जनाब से भी गुजारिश करूँगा जी। कि ये हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ ताकि ये आवाम दोस्त बने हमारा महकमा, जिसको नफ़रत की हकारत की नज़र से लोग देखते हैं, तो ये कम अज़ कम इनको एहसास हो भी ये हमारे अपने हमारे समाज के हैं, तो हमारी मदद के लिए तैयार होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर सिंसियरली ईमानदारी से गवर्नमेंटें चाहें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अजीत जी, जब प्लान हुआ था, जब कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आए थे, तब आप कहाँ पे थे, किस जगह तैनाती थी आपकी? कौन सा? 1989 में। 98 में जब सर आतंकवाद कहते हैं शुरुआत हुई थी, हालांकि पहले से शुरुआत हो गई थी, तब आतंकवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया था। सर उस वक्त हम थे RAC में, अच्छा हजरत बल जो है जी। ये दरगाह शरीफ में, और RAC इंजीनियर कॉलेज तब वहाँ पे थे। जी। तो उधर हम दिन को तो दिन निकल जाता था, तो रात को हम बड़ी मुश्किल से सोचते थे कि क्या मालूम कब क्या होगा, कैसे होगा। तो भगवान के सहारे पे हम चलते रहे, तो लिहाजा हमने वहाँ पे 2-3-4 साल निकाले। उसके बाद जचलडारा, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा, पहलगाम वगैरह और डाउन टाउन में सब जगह पे हम रोटेट में हमें घुमाते रहे। जी। तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे हुक्म और हुक्म की तामील होती है बेल्ट फोर्सों में, तो यहाँ जहाँ महकमा भेजे वहाँ जाना पड़ता है। जी। तो हमने बाखूबी और बड़ी मतलब वसूख से ये अपनी फ़राइज़ को सरअंजाम निभाया है, और महकमे का भी और मुल्क की भी आन शान को हमने, और हमारे जो बीच में हमारे कई साथी इस दुनिया से चले गए, चल बसे, इनकाउंटर वो में मिलिटेंसी शहादत में दी, काउंटर हाँ, में आए, जी, दूसरा तीसरा। जी, जी। तो लिहाजा चलो खुशकिस्मती से हम लोग अभी आपके पास जिंदा बचे हैं, बात कर रहे हैं। जी। तो ये ऊपर वाले की रहमत है। अजीत जी, इस वक्त तो हमारी फोर्स जो है बड़ी परफेक्ट है, टेररिज्म से लड़ने के लिए बड़ी परफेक्ट है। जब नया नया आतंकवाद आया था तो किस तरह की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती थी? सर उस वक्त तो हमें ये पता ही नहीं था कि भाई ये भी कोई ऐसा सिविल वाला हिम्मत यूरत करेगा। हम नोएटा खान यार डाउन टाउन में जब हमें डिप्लाई करते थे, हमें लाठी और शील्ड दी जाती थी। तो दिन को हम वहाँ पे कब्रों पे बैठ के उधर ताश तूश खेलते थे, कोई वो कब्रों पे धूप में सो जाते थे बड़े आराम से। फिर जो बीच में हमारे लोग थे, एक्सपीरियंस होल्डर थे, वो बोलने लगे एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोगों को ये भूल जाएगा कि इस तरह की ड्यूटी देना, आप लोगों के कान खड़े होंगे जैसे वो कुत्ते के खड़े होते हैं इधर आगे पीछे देख। जी। तो वो दौर भी हमने देखा। तो लिहाजा ये 89 से पहले हम बड़े आराम से स्मूथली ड्यूटी दे रहे थे श्रीनगर में, कोई हमें ख़तरा डर नहीं था। उसके बाद हमें अपने साय से भी डर लगने लगा कि भाई क्या मालूम ये पीछे कोई आता है जो गोली मार देगा। तो लिहाजा जब तक ऊपर वाला भगवान ना मारे किसी को, तब तक वो आदमी मरता नहीं है। जी। तो उसकी रहमत है, वो उसकी रहम व करम से हम आज तक जिंदा हैं, जो उसने श्वास लिखे हैं, तो वो हमने वो बिताने हैं। तब वेपन भी इतने मॉडर्न नहीं होते होंगे? हैं जी। आज तो हथियार आपके पास बड़े इम्पोर्टेंट एंड मॉडर्न है, उस वक्त आपके पास हथियार भी इतने मॉडर्न सर उस वक्त ये होता बुलेट था, प्रूफ जैकेट्स भी नहीं होती होंगी। वो बुलेट प्रूफ जैकेट का तो बात ही नहीं सर। हमें वो एक वो शील्ड दी जाती थी कि पत्थर वगैरह ना बजें। जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, वक्त की नज़ाकत आती गई, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट भी चेंजेस में आए। पहले वही पत्थरों का दौर था, पत्थर बचाने के लिए चेस्ट पे, तो गोली आ गई बाद में। फिर बाद में गोली आ गई, फिर बुलेट प्रूफ जैकेटों का चक्कर आ गया। तो लिहाजा जैसे जैसे रिक्वायरमेंट वक्त के साथ आती गई, तो वो पुलिस उस पर अवेयर होती गई। और अभी हम ये कह सकते हैं कि वसूख के साथ हमारी पुलिस जो है J&K की नंबर 1 पुलिस है। मिलिटेंसी में ये मतलब इन्होंने बड़ी बाखूबी और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। जी। तो पहले वक्त में एक ऐसा वक्त आया हमारे उस दौर में कि राइफल होती थी ASI के पास, रोंद होता था हेड कांस्टेबल के पास है। वो जब कोई माप आता तो कई दफ़ा माप को तितर बितर करने में हवा में गोली चलानी पड़ती थी।
तो लिहाजा उस वक्त वो कोई हवलदार को ढूंढे या एएसआई को ढूंढे, भाई रफल किधर है, रोंद कहीं है। तो ये वो दौर था, उस वक्त इतना कोई अवेयर नहीं था और ना ही इतनी कोई ज़्यादा मिलिटेंसी थी जिस वजह से कि हम ज़्यादा मतलब उसमें होते। लेकिन जैसे जैसे वक्त की नज़ाकत बदलती गई, लेटेस्ट वेपन आते गए, मिलिटेंसी शुरू हो गई, उसके बाद हमारी फ़ौज भी ये जो बीपी वगैरह और 47 ने सास रफलें वगैरह हथियार भी हमें वैसे वैसे मिलते गए जी। तो लिहाजा आप ये हम कह सकते हैं कि हमारी पुलिस जो है कि मिलिटेंसी में जिस तरह इन्होंने काम किया है और जिस तरह कर रही है, ये काबिल तारीफ़ काम है कि और इतना मेरे ख्याल है हिंदुस्तान की किसी पुलिस में टैलेंट या इतना पेशेंस नहीं होगी जितनी हमारी जे.एंड.के पुलिस में। जी, लेकिन जब आतंकवाद शुरू हुआ था शुरुआती दौर में, तो तब तो आपको दिक्कतें आई होंगी, क्योंकि आप सिर्फ फेस करते थे उनके प्रोटेस्ट वगैरह को जो हल्का पथराव। अब जब पथराव के बीच में या प्रदर्शन के बीच में से कोई आतंकी गोली चलाता था, तब आपके लिए दिक्कत होती होगी? सर ये 89 के बाद ही हुआ है जी। तो जैसे ही आतंकवाद शुरू हुआ तो उसके बाद महकमा भी, गवर्नमेंट भी मतलब अलर्ट हो गई, उन्होंने साथ साथ ही वेपन दे दिए और ट्रेनिंग वगैरह भी करा ली। तो उससे फिर आदमी मरता क्या नहीं करता, हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है जी। तो वो अपने आप को सेफ्टी के लिए उसने मतलब चौकन्ना होशियार होकर चाहे बीपी लगाई, चाहे वो अपने वेपन रखे, बड़े मतलब चौकन्ने होकर होशियारी से उन्होंने इसको सरअंजाम ड्यूटी को निभाया है। आतंकवाद कैसे शुरू हुआ, क्या लगता है आपके, अपना अनुभव क्या कहता है? क्या वजह थी 1987 के इलेक्शन, या वक्तन वक्तन जो कश्मीर पर प्रयोग होते रहे, एक्सपेरिमेंट होते रहे? सर सबसे पहले ये हुआ कि जब 87 में इलेक्शन 87 में इलेक्शन जिसमें रिगिंग के आरोप लगते हैं। 87 में हुई थी, उस वक्त लोगों ने पूरा बाइकआउट किया हुआ था। तो जहाँ पे हम थे जिस पोलिंग बूथ पे, वहाँ पे सिर्फ 10 वोटें पड़ी थी। अच्छा। दिन भर पूरी 10 वोटें पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने एमएलए साहिबान और दूसरा तीसरा वो आप गार्ड नोज, किसी की 500 वोट थी, किसी की 1000 थी या 2000 थी, एक गार्ड नोज के। हमने तो खैर उस वक्त कोई काउंटिंग वगैरह नहीं की, लिहाजा ये जो हमारा बूथ था वहाँ पे 10 वोटें पड़ी थी जी। उस वजह से ये लोगों में मतलब गुस्सा आ गया या लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए, तो वहाँ से ये बात बिगड़ते बिगड़ते जहाँ आज तक पहुँच पाई है। जी। वो फर्स्ट जो शुरुआत वहाँ से हुई 87 से। जी। उन लोगों ने बाइकआउट किया और 5-7-10 वोटें एक स्टेशन पे पड़ती हैं। आप उसका एनालाइज लगा सकते हैं कि भाई वो या दिस इज़ द डेमोक्रेसी और वायलेशन ऑफ रूल। जी। ये डेमोक्रेसी का मतलब कान हो रहा है या डेमोक्रेसी है। आखिरी सवाल है जी, कैसे रोका जा सकता है कि जम्मू प्रोविंस में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, क्योंकि पहले तो ये आतंकवाद मुक्त हो चुका था जम्मू प्रोविंस? सर इसमें जब भी कोई ऐसी बात होती है तो इसमें कोई नहीं कह सकता, क्योंकि लोगों ने इस न्यूज़ को हाईलाइट करना होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों ने न्यूज़ बनानी पड़ती है कि भाई देखिए आप जहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी एरिया जम्मू प्रोविंस को आप कहते हैं, वहाँ पे भी ये मिलिटेंसी अपने पाँव पसार रही है। जी। तो ये एक किस्म का बैड इंप्रेशन देते हैं कि भाई इनके अपने लोगों के बीच में ये काम हो रहा है। जी। तो दिस इज़ द पॉलिटिकल माइलेज। जी। तो लिहाजा अगर हमारी पुलिस मैं सुहैन साहब भी हमारे बहुत एक्सपीरियंस, उनका बड़ा रिच एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत तजर्बेकार ऑफिसर हैं और हमारी पुलिस भी बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है। तो ऐसी कोई बात घबराने वाली नहीं है। वेरी शॉर्टली ये अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने बहुत तो दौर देखे तूफानों के, तो ये तो अभी शुरुआत ही इधर है, कोई ऐसी बात नहीं। अजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत। तो दर्शकों बने रहिए आप देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
परिवार